मौजूद है। सर 1000 दिन हो गए उमर खालिद को जेल में बंद हुए, क्या कहना चाहिए? देखिए, उमर खालिद अकेले नहीं है। उमर खालिद के और बहुत सारे साथी हैं जो जेल में बंद है। शर्जील इमाम है, खालिद सैफ़ी है, गुलफिशा हैं, शिफाउर रहमान है, ये सब लोग जेल में बंद हैं। तो ये साबित करता है कि देखिए हमारे देश के अंदर बग़ैर किसी सबूत के और बग़ैर किसी यानी कोई कंक्रीट एविडेंस के किसी आदमी को कितना जेल में रखा जा सकता है, उसकी एक पहचान, उसकी एक मिसाल उमर खालिद। हम ये महसूस करते हैं कि हमारे देश में ऐसे काले कानून बना दिए गए हैं जिसमें किसी भी मामले में किसी आदमी गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस को ये साबित करना पड़ता है कि वो मुजरिम है। यूएपीए अगर आपने लगा दिया तो यूएपीए में जो आदमी को आपने पकड़ा है मुलजिम, उसको साबित करना है कि मैं मुजरिम नहीं हूँ। तो ये 1.5 साल तक के, अभी तो असल केस शुरू ही नहीं हुआ है, 1.5 साल तक के उमर के केस में बेल पर ट्रायल हुआ लोअर कोर्ट में 1.5 साल, और 1.5 साल के बाद एक लाइन का जजमेंट दिया है अदालत ने कि प्राइमा फेसा केस है, ख़त्म। उसके बाद हाई कोर्ट में जब जाते हैं, हाई कोर्ट में 6 महीने बहस होती है, उसके बाद फैसला 4 महीने के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। 4 महीने के बाद भी एक लाइन का जजमेंट आता है। तो इससे क्या नतीजा निकलता है? इतनी लंबी बहस की है हमारे वकील ने, इतनी मेहनत की, एक एक चीज़ को जोड़ के बताया, लेकिन उसके बावजूद भी अदालत का एक लाइन का जवाब। तो ये जो अदालत ने हमको, हमारे देश के उन लोगों को जो नई नस्ल के लोग हैं जिन पर देश की बहुत सारी उम्मीदों का है, उनको मायूस कर रही है इस तरह के फैसलों से। अब सुप्रीम कोर्ट में है, 12 जुलाई को देखिए केस शुरू होगा, अंदाज़ा नहीं कितने दिन चलेगा। सर जिस तरीके से अदालतें फैसला दे रही, चाहे कपिल मिश्रा का मामला हो, अनुराग ठाकुर का मामला, उनको बुलाकर पूछते हैं कि क्या आपने भड़काऊ भाषण दिया, क्या वो जो इनकार करते तो उनको छोड़ देते हैं, लेकिन वही अगर उमर खालिद की बात की जाए तो उनको जेल में। क्या नहीं लगता कि अदालतों का भी 2 तरह का रवैया हो गया है? नहीं, वो तो हम कह ही रहे हैं आपसे। जिन लोगों ने कहा गोली मारो सालों को, जिन लोग, दिल्ली का हर आदमी जानता है कि दिल्ली के अंदर दंगे हुए तो किसने किए दंगे, मरने वाले मुसलमान, जिनका पैसा करोड़ों की जायदाद ख़त्म हुई वो मुसलमान, और इल्ज़ाम भी मुसलमानों पर। ये तो अजीब व गरीब बात है ना। तो ये मैं समझता हूँ कि ये अदालतों को ये समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह के फ़ैसले करेंगी तो जो उम्मीद है लोगों से, आखिरी उम्मीद, वो उम्मीद भी ख़त्म हो जाएगी। किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर अगर पार्लियामेंट से, ब्यूरोक्रेसी से और अदालत से भी अगर उम्मीद चली जाती है तो फिर वहाँ पर दूसरा माहौल पैदा होता है, फिर लॉलेसनेस पैदा होती है, फिर अनार्की पैदा होती है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि दंगा साजिश के तहत किया गया है। साजिश क्या है ज़रा बताइए सर, आप मुझे बताइए कि दंगा करने, उमर खालिद जिस वक्त दंगा हुआ, उमर खालिद उससे पहले और उसके बाद दिल्ली में मौजूद नहीं है। तो अदालत, पुलिस ये कहती है कि भाई मौजूद होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा 9/11 के वाक़े में जो लोग करवाए थे वो मलेशिया में बैठे हुए थे, तो इस तरह उमर खालिद का मामला है। तो ये जो दलील है ना, ये बेबुनियाद दलील है। तो बहरहाल अब है, सरकार कर रही है, तो उसका क्या इलाज है? सर मीडिया ट्रायल हुआ उमर खालिद के मामले में, पूरे मामले में जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर बंद हैं, मीडिया ट्रायल हुआ और उन्हें इस तरह से दिखा दिया गया कि ये लोग, इनका तो जेल से बाहर रहना ही समाज के लिए खतरनाक है, देश के लिए खतरनाक है। तो देखिए असल में जितना काम अदालतें कर रही है उससे ज़्यादा बड़ा काम जो है गोदी मीडिया कर रहा है। वही इससे पहले कि अदालत में ट्रायल शुरू हो, गोदी मीडिया में ट्रायल शुरू हो जाता है। गोदी मीडिया में ट्रायल होकर जुर्म भी साबित कर दिया जाता है। अब टुकड़े टुकड़े गैंग, आप मुझे बताइए, जो उमर खालिद को टुकड़े टुकड़े गैंग का मास्टरमाइंड बताया गया था, आज तक वो केस सुनवाई नहीं हो रही है। यानी 5 साल हो गए उस केस में, कोई सुनवाई नहीं है। मालूम है इनको कि उस केस में कोई दम नहीं है। तो ये जो तरीक़ा है ना कि जो चाहे बोल दीजिए, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। उमर खालिद के केस में जब वो केस चल रहा था JNU वाला, उस केस में हमारा एक चैनल ये कह रहा था कि उमर खालिद कई बार पाकिस्तान गया है, कई बार कश्मीर गया है, कई बार बाहर गया है, इतने कॉल किए हैं उसने। मैंने उससे ये पूछा कि ये बताइए, जिस आदमी के पास पासपोर्ट ना हो वो भी बाहर जा सकता है? तो उसको मालूम हुआ, पहली बार मालूम हुआ पासपोर्ट ही नहीं उमर खालिद के पास। तो ये इस तरह की झूठी बातें जो है मीडिया पेश करता है। वो समझता है कि कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, हमको हम जो चाहे बोले। तो ये जो और यही वजह है कि उसके बारे में जो रवीश कुमार कहते हैं कि वो गोदी मीडिया है, तो गलत नहीं कहते, सरकार की गोद में बैठ गया है। ये प्रोसीज पनिशमेंट जो यहाँ पे इसका भारतीय न्याय व्यवस्था जो है उसी का पालन कर रही है। प्रोसेस इज पनिशमेंट, ये तो है ही इसके अंदर। देखिए नहीं, ये पूरा प्रोसेस आप सोचिए कि 1.5 साल लोअर कोर्ट में
जबकि अदालत ये कहती है कि बेल इज़ ए रूल, जेल इज़ एन एक्सेप्शन। उल्टा हो गया, जेल इज़ एन एक्सेप्शन, जेल इज़ ए रूल, बेल इज़ एन एक्सेप्शन। तो ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है, ये सूरत हाल को तब्दील होना चाहिए। नहीं तो लोग, अगर नई नस्ल का एतमाद जुडिशरी पर से भी ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक चीज़ और सर, अनुराग ठाकुर के मामले में कोर्ट ने कहा था कि अगर हेट स्पीच चुनाव के दौरान हंसते हुए दी गई है, मिसाल के तौर पर उन्होंने हंसते हुए कहा कि गोली मारो सालों को, कहा कह दिया और फिर मुस्कुरा दिए, तो वो कोई अपराध नहीं। हाँ, तो ये क्या है सर, ये क्या हो रहा है इसमें? आप मुझे बताइए ना, नरसिंहानंद ने इतनी हेट स्पीच दी, जेनोसाइड की बात की मुसलमानों के, उसको क्या हुआ? 1 महीना जेल में रहे, बाद आ गए। और जिन्होंने कुछ नहीं कहा, कोई हेट स्पीच उनके खाते में नहीं पड़ सकती, उमर खालिद के खाते में, वो 1000 साल से जेल के अंदर बंद है। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड है ना हमारी जुडिशरी का। सर अब अब एआई से जो सत्ताधारी दल के समर्थक हैं और जो राइट विंगर हैं जिनको कहते हैं, उन्होंने एआई से उमर खालिद की फोटो निकाली हंसते हुए फोटो, और कह रहे हैं कि वो तो जेल में कुछ है तो वहीं रहने दिया जाए या इसको यहाँ से काला पानी दे दिया जाए। ये जब नैरेटिव सेट होने लगे समाज में, जब न्याय मरने लगे समाज में, न्याय की भावना मरने लगी समाज में, क्या वो देश में लोकतंत्र सुरक्षित रह पाएगा? मगर लोकतंत्र की चिंता किसको है, ही बताइए ना। जो लोग जो है सब पार्लियामेंट में बैठकर वॉइस वोट से फैसले करते हों, जो 3 ये हमारे किसानों से मुताल्लिक़ जो 3 बिल मंजूर हुए थे, या सीए का कानून मंजूर हुआ था, या आर्टिकल 371 का एब्रोगेशन हुआ था, 370 का, वो कैसा हुआ था? आपके यानी मेजॉरिटी के बलबूते पे आपने फैसला कर लिया, ना डिबेट हुआ, ना डिस्कशन हुआ, ना सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया, ना स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया, आपने वॉइस वोट से फैसला कर दिया। तो जब ये होने लगेगा देश के अंदर, तो सिवाय आप डिक्टेटरशिप के और क्या रह जाएगा? ये जो हम कहते हैं कि हमारे देश दुनिया की दूसरी बड़ी जमहूरियत है या सबसे बड़ी जमहूरियत है, तो जमहूरियत में ऐसा होता है क्या? लेकिन उम्मीद तो फिर भी यहीं से है कि पानी निकलेगा। देखिए, उम्मीद तो हमें अपनी नई नस्ल से है, जो बड़ी तादाद में आज यहाँ पर आई थी। उम्मीद इनसे है कि ये खड़े होंगे तो सब बदल जाएगा। देखिए, किसी भी देश के अंदर पार्लियामेंट से या सत्ताधारी पार्टी से या अपोजिशन पार्टी से उम्मीद नहीं होती है, सिविल सोसाइटी से उम्मीद होती है। हमारे देश की सिविल सोसाइटी जागरूक है और हमें उम्मीद है कि यही सिविल सोसाइटी हमारे देश के अंदर रेवोल्यूशन लाएगी। कभी कभी लगता है कि कोर्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है, कभी जब उमर खालिद जैसे मामले देखते हैं उनमें लगता है कि कोर्ट बेवजह से। देखिए, कोर्ट के कई मामले ऐसे हैं जिसमें कोर्ट अभी खामोश बैठा हुआ है। 370 पे खामोश बैठा हुआ है, CAA पे खामोश बैठा हुआ है, NRC पे खामोश बैठा हुआ है, और कई फैसले हैं जिस पे खामोश बैठा है। बिल्किस पे खामोश बैठा हुआ है। जिन लोगों को छोड़ दिया गया वहाँ पे, जो उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे गुजरात में, उस पे खामोश बैठा हुआ है। तो ये तो एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा है इंडियन जुडिशरी पर। सर, आखिरी सवाल जानना चाहेंगे कि आपके बेटे हैं, उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज है, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है, आप एक वालिद साहब हैं, पिताजी है, आपको कैसा लगता है? बुरा लगता है? नहीं, बुरा तो देखिए, हुकूमत के कहने से बुरा नहीं लगता है। हमें तो बुरा लगता है उस वक्त में जब ये धारणा बन जाती है समाज की। समाज ये जानने की कोशिश नहीं करता है कि वाकई ऐसा है या नहीं है। समाज ये जानने की कोशिश करता है कि उमर खालिद का पिछला रिकॉर्ड क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। और ये जानने की कोशिश नहीं करता है कि उमर खालिद कितनी बार जंतर मंतर पर लोगों की समस्याओं को लेकर गए। ये जानने की कोशिश नहीं करता है कि उमर खालिद ने PhD किस मौजू पे की, किस सब्जेक्ट पे की। ये जानने की कोशिश नहीं करता है कि उमर खालिद ने भीमा कोरेगांव में अंदर जो लोग गिरफ्तार हैं उनके लिए कितनी बार आवाज़ उठाई, रोहित वेमुला के ऊपर कितनी बार आवाज़ उठाई, कितनी बार ट्राइबल्स के मसले पर आवाज़ उठाई। ये देखने की कोशिश नहीं करता है। बाकी तो आप देखिए मीडिया को, वो तो बाल की खाल निकाल लेता है, लेकिन इस मामले में नहीं, ये जो कह दिया गया सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से, वो पत्थर की लकीर है। तो मैं समझता हूँ कि ये सूरत हाल को बदलना चाहिए। हमारे मीडिया को भी, हमारी पुलिस को भी, हमारे प्रशासन को भी, हमारी ब्यूरोक्रेसी को भी, हमारी जुडिशरी को भी मानना चाहिए कि जो सरकार में बैठे हुए वो हमेशा रहने वाले नहीं है। वो आज है, कल नहीं रहेंगे। लेकिन अगर जिन पर भरोसा है देश की डेमोक्रेसी का, जिन पर भरोसा है लोकतंत्र का, अगर वो भी पत्ते हवा देने लगेंगे तो फिर हम किस देश की
किस बात की कल्पना करेंगे। सर, इस तरह के प्रोग्राम हमेशा होते रहते हैं, आगे की रणनीति अब क्या होगी आपकी? नहीं, देखिए आगे की रणनीति मैंने अभी बताया कि 14 तारीख को एक बड़ा प्रोग्राम हम कर रहे हैं इंडिया आइडल सेंटर में, वहाँ भी यही सब सवालों को उठाएंगे। देखिए लोकतंत्र के अंदर रास्ता यही होता है, लोकतंत्र के अंदर आपको आवाज़ उठाने का, बात करने का, पब्लिक ओपिनियन को बदलने का रास्ता होता है, हम वो काम करते रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया।